में हम लोग नेट के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे, है ना। क्योंकि थ्योरी के साथ साथ या फिर उसको पढ़ने के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना जरूरी होता है, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा या फिर उस पर पॉलिशिंग होगा, है ना। और ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। एग्जैक्ट इस तरह से नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ आइडिया लग जाएगा और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ ए गुड्स मेजर। तो ये क्या मेजर करता है कि एक डिमांड कर्व के अंडर वो मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करता है या फिर टोटल यूटिलिटी को या फिर कंज्यूमर सरप्लस को या प्रोड्यूसर सरप्लस को। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या शो करता है। तो जैसे कि हम लोग यूटिलिटी में जानते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वही हमारा क्या बनता है, डिमांड कर्व। तो ये हमारा किस तरह से होता है ये। तो अगर हम इसको देखें कि एक यूनिट, यहाँ पर यूनिट ले लेते हैं, यहाँ पर ये म्यू एक्स लिख देते हैं। तो पहला में अगर 40 मिल रहा है तो दूसरा यूनिट में हमको 30 मिलेगा, तीसरा में 40 मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम पहला यूनिट के लिए 40 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। दूसरा के लिए यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि ये टोटल एरिया जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। लेकिन ये बोलता है कि ये टोटल एरिया क्या कहलाएगा। तो टोटल एरिया हमारा जब मार्जिनल को टोटल करते हैं, है ना, टोटल ऑफ मार्जिनल, तो हमारा क्या मिलता है, टोटल यूटिलिटी, है ना, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, या फिर हम लोग लिखते हैं टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये टोटल यूटिलिटी। ठीक है, कि टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ गुड्स मेजर टोटल यूटिलिटी, मतलब कि कुल उपयोगिता को मापता है। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी डिपेंड्स ऑन, है ना, कि किसी भी थ्योरी, जब कोई भी थ्योरी दिया जाता है ना, जैसे कि थ्योरी बेसिकली डिडक्टिव दिया जाता है, डिडक्टिव मेथड से या फिर इंडक्टिव मेथड से। इंडक्टिव तो डिडक्टिव तो कॉन्सेप्चुअल होता है, जो हमारा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोग देते थे। लेकिन प्राइमरीली जो मॉडर्न में चलता है इंडक्टिव, जो इम्प्रिकली उसको प्रूव किया जाता है। और कोई भी थ्योरी को हम सटीक कब मानेंगे या फिर उसको राइट कब मानेंगे, जब उसका प्रिडिक्शन सही कर पाएगा, उस मॉडल से हम प्रिडिक्ट सही कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। ठीक है, कि जो थ्योरी है वो प्रिडिक्ट कितना सही तरीका से कर रहा है। एक्यूरेट तरीका से मतलब सही तरीका से भविष्यवाणी कोई भी फेनोमेनन को कितना अच्छा तरह से कर सकता है। ठीक है, तीसरा है हिस्टोरिकल स्कूल वाज बेस्ड ऑन। देखिए, हिस्टोरिकल स्कूल जो है ये बेसिकली शुरू होता है कहाँ से, जर्मनी से। ठीक है, जर्मन स्कूल भी इसको बोलते हैं, जर्मनी से। ठीक है, तो इसके पहले जो हमारा क्लासिकल था, क्लासिकल, और क्लासिकल को बेसिकली इंग्लिश स्कूल बोला जाता है, इंग्लिश स्कूल, जिसमें एडम स्मिथ ये सब आते हैं। तो इन लोगों ने डिडक्टिव मेथड का यूज करता था। डिडक्टिव मतलब कि थ्योरी जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव मैटर है। ठीक है, या फिर ये किसी व्यक्ति का साइकोलॉजिकल घटना है या फिर उसकी सोच है। लेकिन इस थ्योरी को डिनाई कौन कर देता है, जर्मन स्कूल, जिसको हम लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल स्कूल कहते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, तो इस केस में हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि ये जो है वो इंडक्टिव मेथड को सपोर्ट करता है ना। हिस्टोरिकल बेस्ड ऑन इंडक्टिव मेथड मतलब डेटा बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो है द बुक एफ्लुएंट सोसाइटी वाज रिटन बाय, है ना, जो बुक है एफ्लुएंट सोसाइटी। ठीक है, ये बुक लिखा गया था कब,
1956 में, है ना। और इफ्लुएंट सोसाइटी का मतलब होता है समृद्ध समाज, है ना। तो इनका जो लेखक है वो कौन है, जेके गलब्रिथ, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो प्रॉब्लम ऑफ बियॉन्ड द ग्रोथ, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ बियॉन्ड द ग्रोथ, कि अगर ग्रोथ हम कर भी लेते हैं उसके बाद हमारी क्या समस्या होती है, उत्पन्न होती है। और दूसरा इन्होंने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को लेके करता है कि प्राइवेट सेक्टर इतना समृद्ध कैसे हो गया जबकि पब्लिक सेक्टर समृद्ध नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता है, इनकम इनइक्वलिटी को जन्म देता है। इसी के बारे में बोलता है कि जो समृद्ध सोसाइटी है वो पब्लिक मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है इतना समृद्ध क्यों है और पब्लिक सेक्टर जो है उतना पुअर क्यों है। तो इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात करते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम बियॉन्ड द ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर हम विकसित हो गए तो कौन सी समस्या शुरू होती है, मेंटल, ठीक है। मेंटल हो गया, डिप्रेशन हो गया, लेजियर, है ना, आराम की, ये सारी घटनाएं जो है या फिर समस्याएं शुरू होने लगती है। नेक्स्ट जो है वो है फिजियोक्रेट्स गिव द एटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू, है ना, कि जो प्राकृतिकवाद है वो किसको ज्यादा महत्व देता है। तो देखिए मर्केंटलिज्म जो है या वाणिज्यवाद जो था वो व्यापारवाद को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता था, है ना। तो मर्केंटलिज्म के बाद फिजियोक्रेट्स आता है जो प्राकृतिक को ज्यादा महत्व देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर, है ना। मतलब कि ये किसको ज्यादा महत्व देगा, एग्रीकल्चर, और इसी पे बेस्ड है। दूसरा एक्युमुलेशन ऑफ गोल्ड वाज प्रपोज्ड बाय, है ना, कि जो सोना को संग्रह करना किसका कॉन्सेप्ट था, है ना। तो देखिए सोना जो बेसिकली ये किसका कॉन्सेप्ट था, मर्केंटलिज्म का था, मर्केंटलिज्म का। इन्होंने सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड का नींव रखा था, व्यापारवाद, है ना। तो इनका कहना क्या था कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ और गोल्ड एक्यूमुलेट कर, क्योंकि उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड था। तो इन लोगों का कहना था कि जो भी देश अगर रिच बनेगा तो रिच बनेगा कब, जब जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, है ना। तो ये गोल्ड एक्यूमुलेशन का या फिर इसको कभी कभी बोलता है कि सरप्लस बीओपी का, सरप्लस बीओपी का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, है ना। तो ये बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है, मर्केंटलिज्म का था, जिसमें एक्सपोर्ट ज्यादा करो और इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन करो, है ना। ज्यादा दिन तक कॉन्सेप्ट तो नहीं चला था लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट उन्हीं लोग का दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर गोल्ड का एक्यूमुलेशन कौन करवा था, मर्केंटलिज्म ने, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट वाज रिटन बाय, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट है, ये बेसिकली कौन दिए थे, एडम स्मिथ, है ना। जो इनका जो बुक है वो बेसिकली फिजियोक्रेट्स का अध्ययन करने के बाद ही इन्होंने वो अपना वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा था, ठीक है। तो इसमें थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, ठीक है। दूसरा फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय, है ना, कि जो सामंतवाद अर्थव्यवस्था है वो किस क्लास पे प्रभावित था, मतलब किसकी सत्ता ज्यादा था। तो उसमें क्या होता था कि एक राजा जो होता था वो जमीन किसी जमींदार को दे देता था और वो ऑपरेट करता था, ठीक है। तो वहां पर जो मालिक होता था, रियल मालिक जो होता था वो लैंडलॉर्ड होता था, जमींदार होता था, है ना। तो इस फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी में किसका डोमिनेट ज्यादा रहता था, किसका प्रभुत्व रहता था, लैंडलॉर्ड का, ठीक है। उसके बाद है द वर्क एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ डेविड रिकार्डो, ये बुक का जो नाम था, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम वाज रिटेन, कौन लिखा था। तो ये बुक का लिखा कौन था, पेरू सराफा, है ना। और पेरू सराफा के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि इन्होंने ही सबसे पहला क्या दिया था कि फर्म डिमांड कर्व जो होता है, फर्म डिमांड कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, स्लोपिंग होता है, ना कि हॉरिजेंटल होता है ना, हॉरिजेंटल। जैसे कि हॉरिजेंटल करने का मतलब इस तरह जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और ईडी यहाँ पर जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चलते इनका बुक का भी इंपॉर्टेंस हो जाता है, और बुक का नहीं आता है तो इनका कॉन्सेप्ट, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व
का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जिसको बाद में चैम्बरलिन और जॉन रॉबिन्सन ने मिलकर इम्परफेक्ट कंपटीशन की नींव रखा था, है ना। नेक्स्ट जो है नेचुरल डिमिसेस ऑफ कैपिटलिज्म वाज प्रिडिक्टेड, है ना, कि प्राकृतिक रूप से कैपिटलिज्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो पतन होगा पूंजीपति का, वो इसका भविष्यवाणी किसने किया था, तो ये किया थे जोसेफ शुम्पीटर ने, है ना, क्योंकि इन्होंने ही प्रॉपर वे पे ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन किया था। तो बोलता है कि जब डिप्रेशन आएगा तो कैपिटलिज्म ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, है ना, उसमें आपको रिवोल्यूशनरी की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो शुम्पीटर है वो कार्ल मार्क्स का फॉलोअर है, ठीक है। अगर मार्क्स का आएगा तो ये 11th क्वेश्चन की तरह आएगा कि रिवोल्यूशनरी ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म वाज प्रिडिक्टेड बाय, है ना, कि जो क्रांति होगा वो पूंजीपति पे भारी पड़ेगा या उसको खत्म करेगा, इसकी भविष्यवाणी कौन करा किया था, तो ये कार्ल मार्क्स, है ना, जिनका बुक का नाम क्या था, दास कैपिटल, है ना, कभी ये भी आता है दास कैपिटल, ठीक है। और ये क्लास स्ट्रगल का बात करते हैं कि पूंजीपति और लेबर, है ना, के बीच एक स्ट्रगल होगा और उस स्ट्रगल में कैपिटलिज्म फॉल करेगा और सोशलिज्म एराइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट इज अर्न बाय, है ना, कि प्रॉफिट जो है, लाभ जो है, किसको मिलता है, इंटरप्रेन्योर को मिलता है, उद्यमी को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सप्लाई कर्व इज द रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, है ना, कि सप्लाई जो होता है, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस और डिमांड इज ए ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो नींव रखने वाले या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो इसको बोलते हैं, एडम स्मिथ, जिनका बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, तो इन्होंने ही सबसे पहला बोला था कि इकोनॉमी जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट फ्री होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए तो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, लेसेस फेयर, मतलब कि किसी भी तरह का आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो इनका सबसे बड़ा था कि डिवीजन ऑफ लेबर, की स्पेशलाइजेशन करो, स्पेशलाइजेशन करने से क्या हो जाएगा कि हम लेबर का श्रम जो उत्पादन क्षमता है या प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट दिया था, लेसेस फेयर और डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और इसके अलावा भी इन्होंने 2-3 कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी, ठीक है, जो ये इंटरनेशनल ट्रेड पे है कि डेवलपिंग कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करेगा, ठीक है। तो जो खाने के बाद जो बच जाएगा उसको हम ओपनिंग अप कर सकते हैं ट्रेड को। इसके साथ ही इन्होंने दिया था नेचुरल लॉ, है ना, किसी और वीडियो में इसको समझा देंगे, नेचुरल लॉ। और एक दो और कॉन्सेप्ट दिए थे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक में। नेक्स्ट जो है कॉजेज ऑफ डिफरेंशियल रेंट वाज एक्सप्लेन बाय, है ना, कि जो रेंट एराइज होता है वो विविधता के कारण होता है, मतलब कि लैंड का डिफरेंट फर्टिलिटी कैपेसिटी के कारण होता है, कि पहला सुपीरियर, उसके बाद उससे इन्फीरियर, उसके बाद उससे इन्फीरियर, है ना, जो इस तरह से दिया जाता है कि पहला में हाई उत्पादन होगा, उसके बाद उसके कम और उसके बाद उसके कम। जो लास्ट वाला होता था इसको हम लोग क्या बोलते थे, मार्जिनल लैंड, ठीक है, मार्जिनल लैंड, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, नो रेंट, कोई किसी भी प्रकार के यहाँ पर रेंट उत्पन्न नहीं होता है। तो मार्जिनल लैंड के ऊपर जितना भी प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव सारा क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है। और ये कौन दिया था, रिकार्डो ने, ठीक है। तो ये कौन दिए थे, रिकार्डो। उसका क्वासी रेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय मार्शल, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पर क्वासी रेंट जो है वो मार्शल दिए थे। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वासी रेंट की शॉर्ट टर्म, है ना, शॉर्ट टर्म सप्लाई इन इलास्टिक के कारण होता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई उसका रुका हुआ है लेकिन लॉन्ग टर्म वो इलास्टिक हो सकता है, ठीक है।
तो जो शॉर्ट टर्म सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है, उसके कारण जो रेंट उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वासी रेंट, जिन्होंने मार्शल ने दिया था। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी वाज कंसीव्ड बाय, है ना, कि जो ब्याज है ना, यह ब्याज की दर जो है वो जो लिक्विडिटी गैप होता है, मतलब कि जो हमारा कैश की क्राइसिस होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच, है ना, उसको पाटने के लिए जो हम उधार लेते हैं और उस उधार के बदले में जो हम देते हैं वही हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे कि अगर आप 1 तारीख को अगर आपको इनकम मिलता है, मतलब कि सैलरी मिलता है, और आपको महीना भर खर्चा तो हमेशा चलता है, लेकिन 20 तारीख के बाद आपका क्या होता है, खर्च जो इनकम हुआ है वो खत्म हो जाता है, तो आपको 10 दिन और चलाना है। तो ये 10 दिन उसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ को आएगा आपको सैलरी, तो ये 10 दिन आपको खर्चा जो होगा एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर को भरने के लिए आप किसी से उधार लेते हैं, डेब्ट लेते हैं, है ना। तो ये डेब्ट आपको फ्री में नहीं मिलता है, बल्कि इसके अलावा, मतलब कि अगर आप 100 रुपया लिए तो इस पर आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब देंगे। तो यही 5% जो है वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हुआ, कि जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के गैप को जो भरने के लिए हम दूसरा से उधार लिए, ठीक है, तो वही उधार के बदले में जो देना पड़ रहा है वही हमारा इंटरेस्ट रेट क्रिएट होता है या फिर एराइज होता है, जिन्होंने कौन दिया था, केन्स ने। नेक्स्ट होता है अंडर सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस रिमाइन एट सब्सिस्टेंस लेवल ड्यू टू, है ना, बोलता है कि जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत के अनुसार सब्सिस्टेंस जो जीवन निर्वाह मजदूरी दर बना रहता है, उसका क्या कारण है। तो देखिए सब्सिस्टेंट वेज जो होता है वो जीवन निर्वाह, मतलब कि इतना वेज दें ताकि वो अपना पेट पाल सके, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। तो इसका बने रहने का कारण क्या है, कि अगर हम सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो जाए कितना, डिमांड ऑफ लेबर से, तो ये स्टिल क्या करेगा, वेज को गिरा देगा। लेकिन यही चीज़ अगर डिमांड फॉर लेबर जो है, डिमांड फॉर लेबर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ लेबर हो जाए, तो ये वेज को बढ़ा देगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारा जो सप्लाई जो बढ़ जाता है किसके, डिमांड के तुलना में, और फिर स्टिल बढ़ा हुआ वेज जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्सिस्टेंस वेज को हमेशा बनाए रखता है वो किसके कारण लगता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कि टेक ओवर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वर्कर लीड टू, है ना, कि जो उत्पादन के संसाधन जो है अगर मजदूर वर्ग अगर उसको टेक ओवर कर लेता है, उस पर आधिपत्य जमा लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं, या मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, या कम्युनिज्म। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो कम्युनिज्म को होता है, क्योंकि सोशलिज्म जो है वो इक्वलिटी का बात करता है, मतलब कि जो जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको उतना मिलेगा। लेकिन कम्युनिज्म में यहाँ पर सारा चीज जो लेबर पावर हो जाता है, लेबर के अधीन हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर इज रिलेवेंट टू, मतलब कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो कब लागू होता है ना, ये हमेशा शॉर्ट रन में होता है, कि जब सभी फैक्टर हमारे फिक्स होंगे और एक फैक्टर अगर वेरिएबल होगा, ठीक है, तभी ये लागू होगा। ठीक है, तो ये हमारा किस में होगा, शॉर्ट रन में। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील विथ, है ना, कि जो वितरण का सिद्धांत है वो बेसिकली किस चीज को डील करता है या व्याख्या करता है, तो वो एक्चुअली करता है कौन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं कि फंक्शनल क्या होता है। कि पर्सनल जो होता है वो पर कैपिटा इनकम से होता है ना, पर्सनल, और फंक्शनल जो होता है ये होता है रिवार्ड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिवार्ड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन में जो लगे हुए हैं उनको किस हिसाब से दिया जाए, है ना। जैसे कि लैंड है तो उसको किस हिसाब से दिया जाए, लेबर है उसको किस हिसाब से दिया जाए,
कैपिटल है उसको किस हिसाब से दिया जाए, और इंटरप्रेन्योर जो है उसको किस हिसाब से दिया जाए। मतलब कि लैंड को रेंट, लेबर को वेज, ठीक है, और कैपिटल को इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है, फंक्शनल के अंतर्गत आता है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दो तरह से पढ़ते हैं, एक को हम लोग माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जो फंक्शनल होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये कौन सा होता है, फंक्शनल। और जो मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा होता है पर्सनल, कि टोटल नेशनल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। और माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शनल होता है ये बताता है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं उत्पादन में या प्रोडक्शन में, उसको हम किस हिसाब से उनको रिवार्ड दिया जाए या उसको भुगतान किया जाए, ठीक है। तो मैक्रो में हम लोग देखते हैं 3-4 थ्योरी होता है, जैसे कि रिकार्डो का, काल्डर, फिर केल्की, है ना, ETC, जो ये मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। और फंक्शनल में हम लोग क्या देखते हैं कि लेबर को कैसे दिया जाए, वेज कैसे डिटरमाइन हो। नेक्स्ट जो है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, उसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो उसका सीधा सीधी होता है कि 1 होगा, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, 1, जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 होता है ना। और इसका निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ L इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ K बटा पार्शियल डेरिवेटिव L इंटू K इंटू Q। इस पे आप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। और कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि Q इज इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा और K टू द पावर बीटा, है ना। तो इसको जब हम निकालेंगे MPL, MPK और फिर MPL को फिर डेरिवेटिव करेंगे किससे, K से, है ना। और ये पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1 होता है ना। मतलब किसका मतलब हुआ कि पूरी लेबर के बदले में पूरी हम कैपिटल को चेंज कर सकते हैं या उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैंड। लैंड का मतलब भूमि के लिए कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है, कि फिक्स सप्लाई होता है, इमोबाइल होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह उसको हम हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हेट्रोजेनिटी होता है। हेट्रोजेनिटी कहने का मतलब कि हर लैंड का टुकड़ा जो होता है या फिर एरिया के हिसाब से उसका अलग अलग प्रोडक्टिविटी होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि सप्लाई जो लैंड जो होता है वो फिक्स है, उसको रबर की तरह खींचा नहीं जा सकता है। एक लैंड को एक जगह से दूसरा जगह हम खिसका नहीं सकते हैं या फिर उसको उठा के नहीं ले जा सकते हैं। और जहाँ पानी वाले एरिया होता है वहाँ उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, पहाड़ी क्षेत्र में कम होता है। तो ये भी तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक लैंड के लिए परफेक्ट बैठता है ना। तो तीनों होगा यहाँ पर। अब देखिए कॉस्ट जो है इनकर ऑन बिल्डिंग इज कॉल्ड, है ना। अगर कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो उसमें कौन सा कॉस्ट होगा, तो देखिए बिल्डिंग हम लोग जब बनाते हैं तो एक 1 टाइम कॉस्ट होता है, ठीक है, 1 टाइम कॉस्ट। तो 1 टाइम कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो कौन सा कॉस्ट लगता है, फिक्स कॉस्ट। देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइड अल्टरनेटिव इज, है ना, कि अगर वैकल्पिक किसी चीज़ का वैकल्पिक प्रयोग करने के लिए अगर कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। जैसे कि अगर हम लोग मान के चलते हैं कि लेबर और कैपिटल और लेबर है, ठीक है, तो अगर हम एक एडिशनल कैपिटल अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा कैपिटल को सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो एडिशनल लेबर के लिए कैपिटल को सेक्रीफाई करना है, तो मतलब कि यहाँ पर बेस्ट अल्टरनेटिव, सेक्रीफाई फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव, तो यहाँ पर बेस्ट अल्टरनेटिव लेबर हो गया और सेक्रीफाई हमको किसको करना पड़ रहा है, कैपिटल को। जैसे कि अगर आपको एक जगह पर 10,000 रुपया सैलरी मिल रहा है और दूसरा जगह 15,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है, तो अगर आपको 15,000 रुपया चाहिए तो आपको 10,000 छोड़ना पड़ेगा। तो यही जो छोड़ते हैं वो किस लिए छोड़ते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव यूज के लिए, मतलब कि उससे बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है तो हम वर्ष उसके कम वाला को हम लोग सेक्रीफाई कर देते हैं। तो 10,000 हमारा क्या कहलाएगा,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी इज कॉल्ड, है ना, कि अगर हम जैसे कोई फैक्ट्री बैठा रहे हैं, है ना, और फैक्ट्री बैठाने के समय जो भी हम मशीनें खरीदारी करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह का कॉस्ट में आता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या हो जाता है, जब कोई मशीनरी टूट जाता है, एक पार्ट पुर्जा, उसको बदलने के लिए कि उसके जगह पर नया पार्ट पुर्जा लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि ये वन टाइम कॉस्ट है, इंडस्ट्री लगा दिया, उसके बाद उसका जितना लाइफ टाइम है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। और संक कॉस्ट किसको कहते हैं, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट किसको कहते हैं, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मशीनरी जो होता है वो हमको इंडस्ट्री लगाते हैं, उसी समय हमको मशीनरी की जरूरत पड़ता है, बार बार हमको जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस पर जो खर्च होता है, ये खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत, ठीक है। उसके बाद है 28, एडिशनल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट इज, है ना, कि जब हम एडिशनल यूनिट, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। उसको जो उत्पादन करने में जो लागत लगता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट इनकर विच हैज नो रिलेवेंस टू फ्यूचर प्लानिंग इज कॉल्ड, मतलब कि वो कॉस्ट जो आपका, मतलब कि वो जो उत्पन्न होता है जिसका कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, मतलब कि कोई रिलेवेंट ही नहीं है, जो पहले हो गया उसको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संक, उसको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट इनकर बिकॉज ऑफ न्यू डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट इज कॉल्ड, है ना, कि अगर हम कोई मैनेजमेंट अपना कंपनी को बढ़ाना चाहता है, तो बढ़ाने के दर में अगर नया कॉस्ट एराइज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, है ना, कि वो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, है ना, मैनेजमेंट जो है वो बढ़ाने के लिए कुछ नया कर रहा है, तो नया का जो कॉस्ट आएगा उसको हम लोग कहेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इन द शॉर्ट रन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेरी, है ना, कौन सा फैक्टर है जो वेरी नहीं करता है, वो हमारा कैपिटल है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, यहाँ लेबर जो है वो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे लेबर के यूनिट भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं, और रॉ मटेरियल भी लगेगा, कि कम अगर उत्पादन करते हैं तो कम लेबर लगेगा और रॉ मटेरियल, और ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये कितना करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल पे। इसलिए हम लोग कैपिटल को फिक्स्ड वेरिएबल भी बोलते हैं, वेरिएबल का बोलते हैं, क्योंकि ये उत्पादन के साथ चेंज नहीं होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम वेरिएबल फैक्टर कितना यूज करें, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा फिक्स फैक्टर पे, ठीक है, कि अगर एक रूम है तो उसमें जितना कैपेसिटी होगा उतना ही स्टूडेंट हम पढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बैठने का कैपेसिटी होगा वो डिटरमाइन करेगा वो रूम, है ना, तो रूम हमारा क्या होता है, फिक्स, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल फैक्टर हम कितना लगाएंगे ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारा फिक्स फैक्टर पे। इसलिए फिक्स फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग फैक्टर भी बोलते हैं, कि वो कितना लोड, वेरिएबल फैक्टर का कितना लोड उठाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग फैक्टर्स। इन द लॉन्ग रन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, तो लॉन्ग रन में तो हमारा सब वेरी होता है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो है, इन द मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आर शेप्ड लाइक एल शेप, है ना। इसका कारण क्या है कि कोई भी बड़ा कंपनी जो होता है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएगा, है ना, वैसे वैसे उसका एवरेज कॉस्ट जो होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब बढ़ा रहा है तो वो
तो उसका कॉस्ट इनकर करेगा, या फिर जो ट्रेडिशनल थ्योरी है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो सॉर्सर सेफ होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो कोई भी बड़ा कंपनी एराइज नहीं होता है ना। तो इसलिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या बताता है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो कैसा होता है, एल शेप होता है। ठीक है, कॉस्ट थ्योरी में शायद पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, इन द मॉडर्न थ्योरी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर शेप्ड ऐसे कैसा होता है, सॉसर शेप होता है ना। ठीक है, सॉसर शेप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व कैपेसिटी होता है। ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी होने के कारण ये क्या होता है, फॉल करता है, और फिर जब तक रिजर्व कैपेसिटी होता है तब तक ये फ्लैटर होता है, और फिर रिजर्व कैपेसिटी खत्म होने के बाद इसको ऊपर उठा दिया, मतलब कि कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है, कौन सा, मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी में। तो ये जो जहां तक जितना तक ये फ्लैटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सॉसर शेप। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस विल, है ना, कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो श्योरली प्राइस भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है, सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग व्हेन एवरेज कॉस्ट इज, कि क्या होगा कि जब सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, कब, जब एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट जब हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इंक्रीज इन सप्लाई टेक्स प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन, है ना, कि सप्लाई जो इंक्रीज करता है वो किसके कारण करता है, जब प्राइस हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना, इस तरह से, ऐसे इधर प्राइस हो जाएगा और इधर सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई अकर बिकॉज ऑफ, है ना, देखिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि सप्लाई बढ़ना और घटना। ठीक है, तो ये किसके कारण होगा, ड्यू टू प्राइस चेंज होने के कारण। लेकिन अगर शिफ्ट जब बोला जाता तो ये किसके कारण होता है, अदर फैक्टर के कारण होता है। इस तरह से सप्लाई होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इस तरह से। ठीक है, या सॉरी, कि ये कम है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और बढ़ेगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई अकर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है,